Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your fifth lecture of coordination compounds for class 12th. In this lecture we will start bonding in coordination compounds. So first we will understand the Werner's theory of coordination compound. तो वर्नर ने कुछ थ्योरी दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिगार्डिंग. उन्होंने मेनली क्या कॉन्सेप्ट दिया कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का जो है कॉन्सेप्ट लाया. जैसे इससे पहले इफेक्टिव एटॉमिक थ्योरी जो थी वो फेल हो चुकी थी, है ना. इफेक्टिव एटॉमिक थ्योरी क्या बताती थी कि जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम, तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है ना. तो उस पर कुछ हद तक तो कंपाउंड्स जो थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो फिट बैठ रहते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बैठ पाए गए जो उस थ्योरी पे फिट नहीं बैठ रही थी, जिसकी वजह से उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, है ना. फिर वर्नर आए और इन्होंने काफ़ी अच्छी थ्योरी को प्रपोज किया. इन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी से सेटिस्फाई किया, है ना, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, और इसी के लिए इनको हम लोग बहुत मेन इस टॉपिक को मानते हैं, ठीक है ना. तो ध्यान से पढ़िएगा वर्नर थ्योरी क्या थी. पहले तो इनिशियली ये लैंग्वेज उतनी ज़्यादा आप लोगों के समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लिया जाए, थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो जाए स्टार्टिंग में ही. उसके बाद मैं जब समझाऊंगा तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा. अल्फ्रेड वर्नर, अ स्विस केमिस्ट, ये एक स्विस केमिस्ट थे, वाज द फर्स्ट टू स्टडी द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो इन्होंने पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट किया, उसकी स्टडी करना स्टार्ट किया. इन 1892 ही ऑब्टेन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट. इन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट पाए, है ना, फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन कोबाल्ट क्लोराइड, किसके जो है रिएक्शन से, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के रिएक्शन से, है ना. एंड ही रिप्रेजेंटेड द प्रोडक्ट्स एज शोन इन द फर्स्ट कॉलम. और उन्होंने जो प्रोडक्ट पाए थे उसको फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे इस साइड शो किया है, ठीक है ना, मतलब लिखा हुआ है ना. चलिए, अच्छा, फर्दर इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन द ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सोल्यूशन, मतलब जो Ag सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है उसके साथ उसको ट्रीट किया. ये सारे जो कंपाउंड उन्होंने पाए थे. ऑल द क्लोराइड आयन वर प्रेसिपिटेटेड एज AgCl. तो सारे के सारे जो क्लोराइड आयन थे, जो Cl- आयन था, वो सिल्वर के साथ मतलब मिल करके NO3- को डिस्प्लेस कर देता है और AgCl बना लेता है ना, इन फर्स्ट कंपाउंड. बट इन अदर केसेस सम क्लोराइड आयन वर प्रेसिपिटेटेड बट अदर रिमेन्स इन सोल्यूशन एज रिप्रेजेंटेड इन 3. अच्छा, तीसरे कॉलम में दिखाया है कि कितने जो है मतलब जो आयनाइज नहीं हो पाए, मतलब AgCl से मतलब प्रेसिपिटेट बिना बनाए रह गए, है ना. द कंडक्टिविटीज ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द फोर्थ कंपाउंड्स वर आल्सो फाउंड टू बी डिफरेंट, शोइंग that the number of ions produced in solution from 3 compounds were not same. On the basis of these result, the formation of complexes was done as shown in the table. चलिए, इससे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा. चलिए देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म फ्रॉम कोबाल्ट 3 क्लोराइड एंड अमोनिया. कोबाल्ट 3 क्लोराइड एंड अमोनिया से कौन कौन से क्या मिलते हैं, कंपाउंड मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, वो देखिए. तो इस तरह का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, उसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी होता है. इस तरीके जनरली आप लोग को K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइड .24H2 इस तरह का कंपाउंड मिलता है ना, जो डॉट डॉट लगा हुआ, वही कुछ नहीं है, उसी को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही वो होता है. चलिए, कंपाउंड पहला कौन सा मिला, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के साथ Cl का होल थ्राइस .6H2O, है ना. इसका कलर क्या था, येलो कलर था, है ना. मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ कंपाउंड. 1 मोल कंपाउंड ये लिए तो कितना AgCl, मान लीजिए हमने AgNO3 के सोल्यूशन में इसको पुट किया तो कितना AgCl के मोल मिले, तो 1 मोल इससे 3 मोल AgCl का मिलता है. इसका मतलब इसके 3 क्लोराइड सिल्वर के साथ रिएक्ट कर लिए, 3 का तीनों क्लोराइड क्या किया, सिल्वर के साथ रिएक्ट कर लिया. कंडक्टिविटी करस्पॉन्ड्स टू, जो कंडक्टिविटी है वो करस्पॉन्ड कर रही है 1:3. 1:3 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे एक तो आपका जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो बचेगा, है ना, और एक ये 3 जो है आपका आयनाइजेशन मतलब आयनाइज हो जाएगा इसमें से, है ना. 3 क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे. तो बच्चों इसकी 1:3 का इलेक्ट्रोलाइट का ये रेशियो है कंडक्टिविटी में. मतलब इसको समझना ऐसे समझिए कि एक तो आप में इसमें से क्या हुए, 3 क्लोराइड आयन निकल गए, तो बचा क्या, ये CONH3 6, है ना, और इस पर 3 पॉजिटिव का चार्ज होगा. CONH3 6 पे
जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा उस पर 3+ का चार्ज होगा और 3 Cl- क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे उसमें से। तो 3 Cl- की वजह से कंडक्टिविटी आई और एक इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो बचेगा उसकी वजह से, मतलब 1:3 का इलेक्ट्रोलाइट बनाइए, ठीक है ना। अच्छा, इसको ऐसे फार्मूला वाइज कैसे लिखते हैं, है ना। तो CONH3 जब इसमें से 3 क्लोराइड आयन निकल जाएंगे बाहर तो क्या बचेगा, CONH3 देखिए ऐसे, और इस पर 3 पॉजिटिव बचेगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, और Cl- का 3 आयन निकलेगा। Cl3 कोई कंपाउंड नहीं होता बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे 3 Cl-, है ना, तो भी आपका काम बन जाता। तो Cl के 3 माइनस जो है आयन निकले, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड कितने हो गए, अरे भाई 4 हुए ना, 3 तो क्लोरीन निकल गया और एक आयन जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला ये एक ही, और 3 ये 4 आयन, तो इसको 3 Cl- भी आप लिख सकते हैं। चलिए, उसी तरीके से कोबाल्ट क्लोराइड का 5 अमोनिया के साथ एक प्रोडक्ट मिलता है ना। इसका कलर कैसा होता है बच्चों, पर्पल, ठीक है ना। और इसमें कितने AgCl बनेंगे, AgNO3 के सोल्यूशन में डालने के बाद कितने AgCl के कितने मोल बनेंगे, 1 मोल अगर ये हमने डाला COCl3.5H2O तो 2 मोल हमको AgCl मिल रहा है। मतलब Ag तो एक्सेस में है, सिल्वर नाइट्रेट तो एक्सेस में है, अब जितने क्लोरीन इसमें से निकलेंगे उतना ही AgCl मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसमें से कितना क्लोरीन निकला, 2 क्लोरीन निकला। बात समझ में आ रही है, 2 क्लोरीन निकला। तो अब बताओ क्लोराइड आयन कितने होंगे, 2। एक क्या होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, CONH3 का 3 पॉजिटिव वाला या 2 पॉजिटिव वाला आयन बचा रहेगा, ठीक है ना, और उसके साथ एक क्लोरीन लगा रहेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 2 ही, यहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 थे, लेकिन यहाँ तीनों आयनाइज हो गए, यहाँ 2 ही आयनाइज हुआ। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इसका पर्पल कलर है, 2 आयनाइज, मतलब 2 मोल हमको AgCl मिलेंगे, 1:2 का इलेक्ट्रोलाइट होगा, और इसका जब फार्मूला आयनाइज होने के बाद लिखा जाएगा तो CONH3 और अंदर एक Cl रहेगा और इस पर 2 प्लस रहेगा। अच्छा, यहाँ 2 प्लस क्यों आया, 3 प्लस होना चाहिए था बच्चों, इस पर 3 प्लस तो कोबाल्ट पे होगा ही होगा, लेकिन 1 प्लस को 1 माइनस जो है न्यूट्रलाइज कर दिया, इसलिए इस पर 2 प्लस आया, ठीक है ना, और 2 Cl- अलग से निकल गए। बात समझ में आ रही है बच्चों। COCl3.4H2O ये भी कंपाउंड मिलता है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मिले उसको, किसको, अल्फ्रेड वर्नर को, तो उसने इसका कलर ऑब्जर्व किया, वायलेट होता है, ठीक है ना। इसमें से एक ही मोल AgCl बनेगा, क्योंकि एक ही मोल क्लोरीन एक कंपाउंड में से एक निकलता है, तो 1 मोल कॉम्प्लेक्स में से 1 मोल क्लोरीन आयन निकलेंगे, 1 मोल क्लोरीन आयन निकलेंगे तो 1 मोल Ag से Ag+ से रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड देंगे। समझ में आ रही बात। तो 1:1 का रेशियो क्यों होगा, क्योंकि एक क्लोराइड आयन निकला और एक क्या बच गया, CONH3 का 1 पॉजिटिव, मतलब सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है ना। तो उसका फार्मूला ये बनेगा आयनाइज होने के बाद, CONH3 Cl2 और Cl- यहाँ पे बनेगा, इस पर पॉजिटिव होगा और ये माइनस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 क्लोरीन अंदर ही रह गए, ये निकले ही नहीं स्फीयर में से, सिर्फ और सिर्फ कौन आयनाइज हुआ, Cl-। तो ये आयनाइजेशन पार्ट का स्फीयर, मतलब इस वो हो गया, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट हो गया। बात समझ में आ रही। तो टोटल आयन इसमें कितने बने, ऊपर वाले में 2 क्लोरीन आयन निकल रहे थे और एक कॉम्प्लेक्स बच रहा था, यहाँ पे 1 क्लोरीन आयन निकलेगा, एक कॉम्प्लेक्स बचेगा, तो एक कॉम्प्लेक्स वाला चार्ज और एक जो है आयनाइजेशन पार्ट वाला चार्ज, तो 2 चार्ज यहाँ बचे, ऊपर वाले में 3 बचा। इसी तरीके से नीचे में उन्होंने एक और ऑब्जर्व किया, COCl3.4NH3, इसका कलर इन्होंने देखा कि ग्रीन है, और इसमें 1 मोल, मतलब 1 मोल अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्ट कर रहा है तो 1 ही मोल हमको AgCl मिल रहा है। तो यहाँ पे मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट का और क्लोराइड आयन का कितना रेशियो है, 1:1, तो 1:1 के इलेक्ट्रोलाइट के क्या रहेंगे, रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक क्लोराइड आयन निकल गया तो वो बाहर कर दीजिए, बाकी का जो कॉम्प्लेक्स बच गया COCl2 बच गया ना, यहाँ पे CONH3 Cl2। बात समझ में आ रही है। और इसमें टोटल आयन कितने हैं, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, 2 आयन इसमें हैं। बात समझ में आ रही होगी बच्चों। ओके, तो आगे मूव करते हैं। चलिए, दस इन द सिंपल कंपाउंड COCl3, है ना, कोबाल्ट क्लोराइड में जो कि सिंपल कंपाउंड है, वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 3। वैलेंसी कितनी होती है, 3। वैलेंसी बोले या ऑक्सीडेशन नंबर बोले, 3 है। दिस इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी वैलेंसी। ये क्या होती है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी होती है, मतलब 3 क्लोराइड आयन को, मतलब माइनस चार्ज को ये क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। कौन, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, प्लस का 3 है, तो वो 3 क्लोराइड आयन को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस वजह से जो आयनाइजेशन स्फीयर के 3 नेगेटिव आयन को अगर कर सकता है वो न्यूट्रलाइज, तो ये किस वैलेंसी से करेगा, प्राइमरी वैलेंसी से करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो अभी सेकेंडरी वैलेंसी भी समझेंगे। प्राइमरी वैलेंसी मतलब सिंपली चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देना, है ना। चलिए, बट इन द नॉन आयनाइजेबल पार्ट, नॉन आयनाइजेबल पार्ट कौन सा था बच्चों, यहाँ पे पहले समझ लीजिए। यहाँ पे जो
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो नॉन आयनाइजेबल है, जो बाहर निकल गया वही आयनाइजेबल था। बात समझ में आई? चलिए, तो बट इन द नॉन आयनाइजेबल पार्ट शोन इन ब्रैकेट इन ईच केसेस, सारे के सारे केसेस जिसमें क्लोराइड आयन नहीं निकल पा रहा था, 1 2 या 3 नहीं निकल पा रहे थे, है ना, तो वो क्या है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ब्रैकेट में रह गए, है ना, जिसको दिखाया गया है। द नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड अटैच्ड टू कोबाल्ट इज 6, है ना। तो यूनिडेंटेड मतलब एक तरफ से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है या एक तरफ से अपने नेगेटिव चार्ज को दे सकता है, तो उसको यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड कहा जाता है, ठीक है। तो 6 जो है यूनिडेंटेड लिगेंड मतलब 6 अमोनिया कोबाल्ट के साथ आ सकते हैं, है ना। तो COCl3 होल COCl3 डॉट 6H2O 6NH3 बन रहा था ना, तो 6 अमोनिया उसको घेर रहे थे, यानी कि 6 तरफ से वो मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड आकर के कोबाल्ट के साथ जुड़ सकते थे, है ना। ऑल NH3 और सम NH3 एंड क्लोराइड, मतलब अगर मान लीजिए 6 अमोनिया है तो ठीक है, अगर 5 ही अमोनिया तो 1 क्लोराइड आयन को लगना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, अगर 4 ही अमोनिया है तो 2 क्लोराइड आयन को आना पड़ेगा, अगर 3 अमोनिया है तो 3 क्लोराइड आयन को अंदर आना पड़ेगा, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर। वर्नर टर्म्ड इट एज सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इसका नाम दिया। अच्छा बच्चों, बेसिकली आपको मैं पहले ही बता दूं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होता क्या है, इसमें समझिए। देखिए, बाद में अभी आप आगे समझेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी में फ़र्क क्या है। अभी 1 मिनट देखिए, थोड़ा देर पेशेंस रखिए, समझ जाएंगे। प्राइमरी वैलेंसी क्या है बच्चों, यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसको अगर क्लोराइड आयन अलग से, आयनाइजेबल पार्ट है ना ये, तो आयनाइजेबल पार्ट वाला जो भी क्लोराइड आयन आकर के इसको न्यूट्रलाइज करेगा कोबाल्ट को, ये प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। अच्छा, आयनाइज होने के बाद जो अंदर बच गया, मान लीजिए ये तो प्राइमरी वैलेंसी को ही सर्टिफाई करेगा, जो क्लोराइड आयन बच गया ना, ये भी प्राइमरी वैलेंसी को सेकेंडरी वैलेंसी को सर्टिफाई करेगा। ये करेगा जो आपका लाइगेंट है, और ये भी करेगा, ये भी लाइगेंट है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रह गया वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक यहाँ पे चीज़ जो समझानी थी मुझे मेन, ये जो क्लोराइड आयन है ना, वो सेकेंडरी को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, साथ ही साथ ये प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्लोराइड आयन दोनों तरह की वैलेंसी सेटिस्फाई करता है कोबाल्ट की। बात समझ में आ रहा है? इसके साथ भी मतलब मिल करके हेल्प कर रहा है, और अंदर वाले के साथ भी मिल करके इसकी हेल्प कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग डॉट एंड विच दोनों लाइन से शो करेंगे, अभी आगे देखेंगे। तो जो ब्रैकेट के अंदर आपको चार्ज स्पीसी मिल गई, वो दोनों तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, और जो बाकी न्यूट्रल दिख रहा है ये क्या करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, और जो बाहर दिख रहा है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। कॉमन कौन होगा? जो ब्रैकेट के अंदर होगा और उसके ऊपर कुछ चार्ज आता होगा, ठीक है ना। अमोनिया हम जानते हैं न्यूट्रल लिगेंड है, जो चार्ज लिगेंड होंगे वही प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। ध्यान से इस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी देखेंगे वो कैसे होता है, आगे आपको सही से समझ में आ जाएगा, है ना। He studied the properties of many other such compounds in detail. Based on these properties, he proposed a theory about the nature of bonding in the coordination compound complexes in the year 1893. और 1893 में उन्होंने theory propose कर दी। This theory is known as Werner theory of coordination compound. इस theory को किस नाम से जाना जाता है? Werner theory of coordination compounds के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। The main postulates of this theory are as follows. जो उसके मेन postulate हैं, जो कथन है उनके, वो क्या क्या है? पहला, metals possess two types of valencies called primary valencies और principal और ionizable valency। इसको 3 तरह से जानते हैं। प्राइमरी वैलेंसी इसका कॉमन नेम है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगर ये प्रिंसिपल और आयनाइजेबल नहीं भी याद हो रहा है तो प्राइमरी वैलेंसी आपको पता होना चाहिए कि मेटल जो होते हैं उसकी 2 तरह की वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। दूसरा क्या है? सेकेंडरी या नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। तो एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी वैलेंसी को समझ लेते हैं। आर दोज विच मेटल एग्जिबिट मतलब दिखाना, ऐसे मतलब उनमें जिसमें मेटल दिखाता है, क्या दिखाता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स सिंपल सॉल्ट। जब सिंपल सॉल्ट, अच्छा इस तरीके का भी अभी आप लोगों को आगे नीट और आईआईटी के जो बच्चे तैयारी करेंगे उनको ये भी सब पढ़ाया जाता है ना। मैं भी पढ़ा सकता था, थोड़ा बहुत तो बताया ही है, लेकिन इस पर बहुत सारी बातें हैं, है ना।
तो सॉल्ट वोल्ट के बारे में, जो मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, सिंपल सॉल्ट होता है, सिंपल सॉल्ट कई मिल जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं ना, तो इस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो वो मैं शॉर्ट में ही यहीं बता करके आपको आगे चल जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी वैलेंसी क्या थी, आर दोज विच अ मेटल एग्जिबिट इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स सिंपल सॉल्ट दस इन द फॉर्मेशन ऑफ PtCl4। इसमें क्या है, सिंपल सॉल्ट बन रहा है ना, एक कटायन है और एक ही तरह का अनायन है, एक तरह का कटायन एक तरह का अनायन क्या बनाते हैं, सिंपल सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है ना। और डबल मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन बनाते हैं, तो मतलब दो कटायन हो एक अनायन हो, या उससे ज़्यादा कटायन उससे ज़्यादा अनायन, या ज़्यादा अनायन हो कम कटायन हो, मतलब दो ना हो, मतलब सिंगल कटायन और सिंगल अनायन ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो, तो वो दो तरह की चीज़ बनाता है, या तो सॉल्ट बनाएगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कब बनाएगा, जैसे मान लीजिए उसको हमने क्या डाला, पानी में डाला, जो सॉल्ट होगा, जो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, सॉल्ट मतलब पानी में डालते ही वो क्या हो, पूरी की पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए, अपने इंडिविजुअल एटम्स के आयन में आयनाइज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। और सिंपली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं, कुछ पार्ट जुड़ा रह जाए, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बचा रह जाए, तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए, तो सिंपल सॉल्ट क्या होगा, एक तरह का कटायन हो और एक ही तरह का अनायन हो, तो देखिए यहाँ पे प्लेटिनम +4 और Cl- का 4 आयन, तो लेकिन ये 4 है तो कोई बात नहीं बच्चों, एक ही तरह का है ना, क्लोराइड आयन एक तरह का है और एक तरह का, ये दो तरह के आयन दिख रहे हैं। कोबाल्ट क्लोराइड ये भी सिंपल सॉल्ट आएगा, और कॉपर सल्फेट भी सिंपल सॉल्ट आएगा। बच्चों ये सॉल्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कॉपर है CuOH का होल ट्वाइस से आया होगा, है ना, बेस से, और H2SO4 से ये सल्फेट आयन एसिड से आया होगा, मतलब बेस का ये कटायन है और एसिड का आयन है, मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं, सिंपल सी बात है। और सिल्वर क्लोराइड ये भी सिंपल सॉल्ट है बच्चों। द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम, कोबाल्ट, कॉपर एंड सिल्वर आर 4, 3, 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। तो प्लेटिनम की 4 होती है प्राइमरी वैलेंसी, कोबाल्ट की 3 होती है, कॉपर की 2 होती है, सिल्वर की 1 होती है ना। दीज डेज प्राइमरी वैलेंसी इज रेफर्ड टू एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब जान लीजिए बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी कुछ नहीं होती है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालना जानते हैं तो वही उसकी क्या हो जाती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है। बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए, हम निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास कंपाउंड है CONH3 3+ एंड Cl3-। चलिए बच्चों, अब हम आपको इसमें दिखाते हैं, ये 3+ और 3- मिल करके न्यूट्रलाइज हो गया, इस पर 0 चार्ज मान लें। देखिए, कोबाल्ट का हमको निकालना है तो X मान लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X मान लीजिए, प्लस क्या अमोनिया पे कोई चार्ज होता है, 0, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, क्लोरीन पे होता है 1 पे -1, तो 3 पे कितना होगा, -3 होगा। और टोटल कंपाउंड पे कोई चार्ज है, +3 -3 मिला करके 0 हो गया। अब बताइए X3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो यानी कि कोबाल्ट पे इस केस में +3 चार्ज था। अच्छा, यहाँ निकालिए, इस वाले केस में कोबाल्ट को X मान लीजिए, है ना, और अमोनिया की वजह से कोई चार्ज नहीं, क्लोराइड आयन की वजह से -1, है ना। अच्छा, प्लस, और ये क्लोराइड आयन की वजह से -2 आएगा, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाएगा तो 3, यानी कोबाल्ट पे हमेशा क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है। इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे, कोबाल्ट का +3, यहाँ भी +3 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकले X मान करके, है ना, मान लीजिए कितना भी बड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता, आपने X मान करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाती है। आप समझ में आई बच्चों। चलिए, यानी कि ये वाली वैलेंसी जो प्राइमरी है इसको भी काउंट करेंगे तो 2, और ये क्लोराइड आयन एक माइनस है ना, इसको भी काउंट करेंगे तो 2 और 1, -3 को कौन सेटिस्फाई करेगा, +3 का कोबाल्ट, क्योंकि अमोनिया पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही प्राइमरी वैलेंसी होती है। आजकल इसे ये ट्रेंड में है, ठीक है ना बच्चों। पहले ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसका क्या हो जाता है, प्राइमरी वैलेंसी हो जाती है, लेकिन अब ऐसा बताया जाता है, क्योंकि ये सत्य है बच्चों। चलिए, सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है, आर दोज विच अ मेटल एटम और कैटायन एक्सरसाइज टुवर्ड्स नेचुरल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव ग्रुप्स, है ना, लाइगेंड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स आयन। इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं सिंपल वे में बता दे रहा हूँ। एवरी मेटल कैटायन हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। तो सारे के सारे मेटल के जो कैटायन होंगे ना, जो सेंट्रल मेटल एटम जो कैटायन बनेगा, उसकी फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी होती है।
सारे के सारे डी ब्लॉक के होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, है ना। मेनली जो आपका टाइटेनियम, वैनेडियम, है ना, निकल, कोबाल्ट, ये सब मिलते हैं जो इसी में क्या होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं ज़्यादातर यही सब होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, है ना। द सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑल्सो टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। जो हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड है तो उसको हम लोग उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते रहते तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जा रहा था। तो सेकेंडरी वैलेंसी वही होता है बच्चों। जितना मान लो बाइडेंटेड है और 3 बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं तो 2 बाइडेंटेड की वजह से और 3 जुड़े हैं तो 2 × 3 6 हो जाएगा। ट्राइडेंटेड आता है और जितने नंबर ऑफ लिगेंड उससे जुड़े हैं तो 3 × नंबर ऑफ लिगेंड। जैसे अमोनिया मोनोडेंटेड है तो मोनोडेंटेड मतलब 1, और क्या है यहाँ पे 2 अमोनिया है तो 2 × 1 2 इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, जो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी बच्चों। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ऑफ द मेटल कटायन इन प्लेटिनम NH3 Cl4। ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है हेक्सा अमीनो, हेक्सा अमीन प्लेटिनम, मतलब इस तरीके का जो भी इसका नेमिंग होगा, क्या होगा नाम, नेम इसका हेक्सा अमीन प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखनी पड़ती है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 4 होगी ना, कॉमन डिजिट में 4 लिख देते हैं। तो हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड आयन, है ना। इस तरीके से हम लोग करते हैं इसकी नेमिंग। जैसे हेक्सा अमीन कोबाल्ट, इस पे कोबाल्ट पे कितना होगा 3, तो 3 रोमन डिजिट में लिख करके क्लोराइड लिख देंगे। कॉपर के ये वाला जो कंपाउंड है कॉपर का, तो टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, इस तरीके से इसकी नाम करते हैं। और इसकी नेमिंग कैसे होगी, इसकी नेमिंग होगी डाई अमी सिल्वर 1 क्लोराइड, ठीक है ना, या सिल्वर क्लोराइड आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ 6 आर 6 फॉर प्लेटिनम 4+। सेकेंडरी वैलेंसी इसके लिए 6 क्यों होगी प्लेटिनम के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं प्लेटिनम के साथ, ठीक है ना। इसकी कितनी होनी चाहिए देख के ही तुरंत बता दीजिए, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी 6, कोबाल्ट की भी 6 होगी। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं, ठीक है ना। और 4 किसके लिए होगा, कॉपर के लिए होगा, क्योंकि 4 अमोनिया हैं, मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं, और इसकी 2 होगी क्योंकि 2 मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है। तो सेकेंडरी वैलेंस भी समझ में सेकेंडरी वैलेंसी भी जो वर्नर की थ्योरी के अकॉर्डिंग है वो आपको समझ में आ गई। एवरी मेटल आइटम हैज़ अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सारे के सारे मेटल आइटम के पास टेंडेंसी होती है कि उसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे और कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल करे। न्यूट्रल करने का रीज़न क्या है बच्चों, ताकि वो जो है अपने कॉरस्पॉन्डिंग नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। अभी मैंने बताया है कि क्लोराइड वाला केस लेकर के अंदर भी जो रहेगा क्लोरीन, उसका भी प्राइमरी वैलेंसी में काउंट करेंगे, बाहर रहेगा उसको भी प्राइमरी वैलेंसी में काउंट करेंगे। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, मान लीजिए कोबाल्ट पे +3 का चार्ज है तो वो 3 माइनस का चार्ज उसको चाहिए ही चाहिए। बाकी आप क्या करें, न्यूट्रल लिगेंड लगाते हैं कोई बात नहीं, न्यूट्रल लिगेंड की जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो लेगा। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, न्यूट्रलाइज होती है। बात समझ में। वेयर सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नेगेटिव आयन से भी न्यूट्रलाइज हो सकती है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी हो सकती है। क्यों, कब नेगेटिव से होगी, जब आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आयन आएगा, तब वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी को सेटिस्फाई करता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है नेगेटिव तो वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को सेटिस्फाई करता है। द लिगेंड्स सेटिस्फाइड सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स फर्स्ट फिक्स्ड पोजिशन इन स्पेस, देयर बाई गिविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स। बस। अच्छा बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये बहुत सिंपल वे में समझिए। जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए कंपाउंड होंगे ना, जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी फिक्स शेप होगी, फिक्स ज्योमेट्री होगी। और जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े होंगे वो तो चार्ज हैं, उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट नहीं होगा। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, अभी क्लियर कर दूंगा बच्चों, है ना। नॉन डायरेक्शनल होता है जो प्राइमरी वैलेंसी वाला, जो भी मतलब आयन जुड़ा होगा प्राइमरी वैलेंसी से, उसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। अभी जब इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। द 6 सच सेकेंडरी वैलेंसीज वर regarded as directed to the pieces of a regular octahedral circumscribed
circumscribed about the metal ion, whereas for four such bonds might be arranged either in a square planar or tetrahedral manner. चलिए ये सब आप लोग अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ये आपको ऑक्टाहेड्रल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नहीं पढ़े हैं तो अभी मैं बताता हूँ। द टर्म नाउ यूज्ड फॉर सच स्पेशल अरेंजमेंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। दस सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये सब बातें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे का जो ये स्ट्रक्चर है मैं इसको समझा करके पूरा जो लाइन है आपको थोड़े से मैं ही समझा दूंगा, ठीक है ना। पहले ये सारी लाइंस पढ़ लिया जाए। डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी की बेसिस पे, मतलब जो थ्योरी उनका दिया हुआ है उसकी बेसिस पे कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बिटवीन कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया, द आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस आर फाउंड बाई precipitation with AgNO3. These are linked by primary valencies. तो जो क्लोराइड है, क्लोराइड निकल करके AgNO3 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा, है ना। तो उसमें से वही जो Cl- निकल करके AgCl बन गए, उतना ही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, ठीक है ना। द रिमेनिंग Cl- एटम्स एंड NH3 molecule are present around the central metal atom in such direction that the repulsion between them are minimum, thereby giving a definite shape. These atoms are grouped and groups are linked by secondary valency represented by primary valency by dotted lines and secondary valencies by solid lines. The structure of the different complexes formed between cobalt chloride and ammonia are given below. चलो देखो बच्चों, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट को कितने पहले वाले कॉम्प्लेक्स जो था ना COCl3.6NH3, तो इसमें जो है 3 क्लोराइड आयन निकल जा रहे थे, यानी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी थी, 6 थी, क्योंकि 6 अमोनिया जुड़े थे। और प्राइमरी वैलेंसी कितनी थी, जो आयनाइज पार्ट हो गया है ना, जो नेगेटिव चार्ज है, तो वो प्राइमरी वैलेंसी होती है। यानी क्लोराइड आयन जो लगा है ये नेगेटिव चार्ज है और प्राइमरी वैलेंसी वाला है, और जो आपका ये सॉलिड लाइन से दिख रहा है ये सेकेंडरी वैलेंसी वाला है, जो मतलब न्यूट्रल लिगेंड था, जो अपने लोन पेयर से सेटिस्फाई कर रहा था सेंट्रल मेटल एटम को, अपने लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना रहा था। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, 4 तो एक प्लेन में आ जाएंगे। अमोनिया, इसको मत सोचो आप, क्लोराइड आयन को अभी मत सोचो, सिर्फ अमोनिया देखो कैसे, ऐसे सोच लो, नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो एक प्लेन पर ऐसे सोचो कि अमोनिया यहाँ लगा है, अमोनिया यहाँ लगा है NH3, यहाँ भी अमोनिया लगा है NH3, यहाँ भी अमोनिया लगा है NH3, है ना। यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल एटम है, कोई जो का कोबाल्ट जो है, यहाँ पे एक और अमोनिया ऊपर की तरफ लगा है और एक इसके नीचे की तरफ लगा है। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब इसको सबसे जोड़ दोगे जब आप लोग, तो एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल जाएगी आपको, ठीक है ना बच्चों। 8 हेड वाली, मतलब 8 सिरा इसका दिखेगा। ये तो प्लेन है बच्चों, ये प्लेन है। प्लेन को अगर ऐसे थोड़ा सा तिरछा बनाया जाए तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आता है ना। चलिए, ये एक प्लेन, मतलब एक प्लेन में 4 अमोनिया है, एक ऊपर है एक नीचे है, और जब उसके लाइंस को सारे ज्वाइन करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन है, ये जो क्लोराइड आयन दिख रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, ये सारे के सारे जो अमोनिया अपने लोन पेयर को डोनेट करके बनाए थे। बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 ही क्लोराइड आयन निकले। जब पहले इस वाले केस में तो मान लो जब COCl3.6NH3 था तो 3 क्लोराइड आयन निकल जा रहे थे, तो तीनों क्लोराइड आयन को डॉटेड लाइन से शो कर रहे थे, बाकी को विज लाइन से। जो सेकेंडरी वैलेंसी शो करता है उसको विज लाइन से, जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है उसको डॉटेड लाइन से। और यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 ही क्लोराइड आयन निकल रहे थे, यानी 2 प्राइमरी वैलेंसी है, एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रह जा रहा था। ये कौन सा एग्जांपल था, CONH3 Cl पे पॉजिटिव था, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना था, और साथ में Cl2 नेगेटिव था, मतलब 2 Cl- थे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। तो 2 Cl- जो निकल गए थे उनको तो प्राइमरी वैलेंसी वाला कहीं भी सेट कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, बीच में कहीं भी कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए, मतलब दूर दूर होने चाहिए। बात समझ में आ रही। तो एक अमोनिया, मतलब 4 अमोनिया को मैंने ऐसे फिट कर दिया, एक अमोनिया को नीचे, एक क्लोराइड आयन को 2 लाइन दिख रही है, यहाँ पे एक डॉटेड भी लग रही है और एक क्या है, सॉलिड भी लग रही है लाइन। इसका स्ट्रक्चर में डॉटेड और सॉलिड क्यों आ गया दोनों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला है। ये क्या दिखाता है, डॉटेड लाइन, कि ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सॉलिड लाइन क्या दिखाता है कि ये डॉटेड लाइन, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों कर रहा है ना, इसलिए इसको दोनों लाइन से दिखाया जाता है। बात समझ में आई। तीसरा वाला कंपाउंड क्या था, COCl3.4NH3। इसमें कितने क्लोराइड आयन बाहर निकल रहे थे, एक। तो इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉटेड लाइन से क्लोराइड आयन होगा, बाकी 2 क्लोराइड आयन कहाँ रह रहे थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में।
तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आने वाला जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन होता है वो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों को। तो देखो ये डॉटेड लाइन से दोनों को दिखाया ना, प्राइमरी, और सॉलिड लाइन को दिखाने की वजह से सेकेंडरी, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी अमोनिया को आप मिनिमम रिपल्सन पे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो और उसी तरीके से लास्ट वाला क्या था बच्चों? लास्ट वाला हमारा था COCl3.4NH3 में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, एक ही आयन आयनाइज हो रहा था, बाकी सब क्या हो रहे थे, अंदर ही रह रहे थे। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए वही सेम एग्जांपल हो गया ये तो, COCl3.4NH3। अच्छा इसके दो आते हैं, एक आपका वायलेट कलर का आता है, एक ग्रीन कलर का आता है। चलिए ये आगे पढ़ेंगे आपको। तो इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, देखिए यहाँ 1 2 3 आपके क्या हो गए। अच्छा बच्चों वो मिसप्रिंट था, यहाँ पे 3 ही अमोनिया, देखिए यहाँ 4 अमोनिया था, यहाँ 3 है, उसमें दोनों जगह 4 दिखा दिया है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, कोई भी आयनाइजेबल पार्ट वाला क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड आयन नहीं है। क्या है, सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, बाहर कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकेंडरी को भी करेगा। इसका मतलब इसमें डॉटेड भी होना चाहिए और सॉलिड भी होना चाहिए। तो देखो 3 जगह क्लोराइड के डॉटेड एंड सॉलिड दोनों है, और 3 अमोनिया आ रहा है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसको सॉलिड लाइन से दिखाया गया है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आप लोगों को ये लाइन्स पढ़नी है इसके बारे में, तो पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट वाले कंपाउंड के बारे में लिखा है, मैंने बता तो पूरा दिया है कि CO में से तीनों क्लोराइड आयन निकल गए, तो मतलब प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी है नहीं, तो इसलिए 3 डॉटेड लाइन से क्लोराइड को दिखाया गया। बाकी अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी सर्टिफाई कर रहा, सॉलिड के साथ दिखाया गया। ये सारी लाइन यही लिखी है, मैंने सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। अब जिसको दिक्कत हो रही होगी वो एक बार पढ़ लेगा पॉज करके, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन PtCl4 एंड अमोनिया, प्लेटिनम क्लोराइड और अमोनिया के बीच में। ये सिंपल सॉल्ट में आता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में तब आएगा जब इसके साथ कोई और कटायन या एनायन जुड़ जाए और आयनाइज ना हो, पूरी के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनाइज ना हो, ठीक है ना। नहीं तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी आयनाइज हो जाएगा और कई तरह के कटायन एंड एनायन होंगे, तो वो कैसा सॉल्ट बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगा बच्चों, ठीक है ना। सिमिलर टू द एग्जाम्पल डिस्कस्ड अबव, द फॉलोइंग 5 कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन PtCl4 एंड अमोनिया। चलिए देखिए 5 तो ऐसे ही आपको कॉम्प्लेक्स दिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, है ना। तो उसको देखिए, PtCl4 मतलब प्लेटिनम क्लोराइड डॉट 6NH3, इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, PtNH3 के होल 6 और Cl4 जो है 4 माइनस जो है बाहर रहेंगे। अब जब ये पानी में डालेंगे आयनाइज कैसे होगा, PtNH3 होल 6, इस पर 4 पॉजिटिव बनेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, आयनाइजेशन स्फीयर में 4 क्लोराइड आयन बचेंगे। टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए, 4 ये और 1 ये बड़ा वाला पार्ट, 5 हो गए, है ना। ये चार्ज नहीं, 4 तो चार्ज है इसका, आयन तो एक ही है ना। जैसे एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज होता है तो वो एक ही आयन होता है, उसी तरीके से ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर 4 प्लस चार्ज है तो ये मिला करके एक आयन है। ये 4 आयन क्यों, क्योंकि 4 क्लोराइड आयन के माइनस चार्ज जो है अलग अलग बाहर आपके आयनाइज हो जाते हैं इस फॉर्म में से। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, PtCl4 प्लेटिनम क्लोराइड डॉट 5NH3, इसको इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में पढ़ते हैं, और जब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ते हैं तो पेंटा अमोनिया क्लोराइडो प्लेटिनम की कितनी वैलेंसी है, 4 क्लोराइड, है ना। इस तरीके से इसकी नेमिंग की जाती है, ठीक है ना। तो जब इसको आयनाइज किया गया तो देखा गया कि इसमें से 3 ही क्लोराइड निकल रहा है और एक अंदर रह गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए, 3 क्लोराइड का ये और एक ये 4 हो गए। इसको भी इसी तरीके से देख लीजिए बच्चों, इसमें से कितने क्लोराइड आयन निकलेंगे, 2 क्लोराइड आयन निकलेंगे, 2 अंदर रह जाएंगे, इसमें से 1 निकलेगा तो 3 रह जाएगा। प्लेटिनम को 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, चाहे अंदर रह के क्लोराइड आयन कर दे, चाहे बाहर रह के। जैसे ही ये अंदर और बाहर का खेल होता है, हमारा स्ट्रक्चर बदल जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए अंदर आपके 3 है, तो 3 डॉटेड एंड सॉलिड लाइन के साथ क्लोरीन जुड़ा रहेगा, और 1 सिर्फ और सिर्फ डॉटेड लाइन से, और 3 अमोनिया क्या होंगे, सॉलिड लाइन से जुड़े होंगे। बात समझ आ रही है बच्चों। तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आप लोग लिमिटेशंस वगैरह थोड़ी सी इसके भी पढ़ लीजिएगा, है ना। सेल्फ आप स्टडीज़ को कर लें, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद LFT आ गया, है ना। तो लिगेंड जो है फील्ड थियरी, फिर उसके बाद LFT आया, है ना। तो बहुत सारी जो है थियरीज़ हैं। आपका इम्पॉर्टेंट जो था एग्ज़ाम में, जो आपके पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा मतलब जिस पोर्शन से आता है वो वर्नर थियरी था, ठीक है। तो इसके बाद का आपका अब 12th लेवल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं बचा है बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग जितना पढ़ा दिया गया है उतना पढ़िए, और जल्द ही मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा आप लोगों का, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।